वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ की गौरवमयी परंपरा में महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी के बीच में मेवाड़ का शासक रहा। हम ये देखेंगे कि महाराणा कुंभा जब शासक बना तब मेवाड़ की क्या परिस्थितियां थी और जब उसकी मृत्यु हुई तब मेवाड़ की परिस्थितियों में कितना बदलाव आ चुका था, या महाराणा कुंभा के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या योगदान रहे हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा मोकल का पुत्र था और वह 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना जब मोकल की मृत्यु हो गई। लेकिन जब मोकल की मृत्यु हुई तब कुंभा एकमात्र दावेदार नहीं था। उस समय महाराणा कुंभा के परिवार में ही चाचा और मेरा ये दो परिजन थे जो इसके परदादा के परिवार से थे। चाचा और मेरा ये चाहते थे कि मेवाड़ पर उनका अधिकार हो, इसलिए चाचा और मेरा और महाराणा कुंभा के बीच में संघर्ष हुआ। चाचा और मेरा को कुंभा ने पराजित कर दिया और वो मांडू भाग गए। वहीं महपा पवार भी एक महत्वाकांक्षी सामंत था जो अपने निकटस्थ व्यक्ति को कुंभा के स्थान पर महाराणा बनाना चाहता था, लेकिन महाराणा कुंभा ने उसको भी पराजित कर दिया तो वह भी भाग करके मांडू चला गया। मेवाड़ में एक जो समस्या थी वो थी मारवाड़ के राठौड़ों का हस्तक्षेप। यह जो घटना है, यह जिसको मारवाड़ का भीष्म पितामह लाखा को कहा जाता है, चूड़ा को कहा जाता है, उस चूड़ा के समय की घटना है। और लाखा का जो विवाह हुआ था वो जोधपुर की राजकुमारी हंसाबाई के साथ में हुआ था। और हंसाबाई का जब विवाह हुआ तब शर्त यही थी कि हंसाबाई से जिस पुत्र का जन्म होगा वही व्यक्ति मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। चूँकि बड़ा चूड़ा था तो चूड़ा के स्थान पर फिर मोकल को बिठाया गया जो कि हंसाबाई का लड़का था। चूँकि मोकल की उम्र बहुत छोटी थी इसलिए हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को वहाँ बुला लिया था और रणमल ने मेवाड़ की राजनीति में बहुत गहरे तक अपना प्रभाव छोड़ा और पूरा अधिकार था। धीरे धीरे मेवाड़ की सत्ता है वो रणमल के हाथ में आ गई और जब महाराणा कुंभा राजा बना तो उसने रणमल के इस प्रभाव को खत्म करने का प्रयास किया और अंत में रणमल की हत्या 1438 ईस्वी में उसको वहाँ पर उसकी प्रेमिका के माध्यम से जहर दिला करके मरवा दिया था और इसके बाद में रणमल का प्रभाव है वो मेवाड़ से खत्म हो गया। तो इस प्रकार से प्रारंभिक परिजनों की समस्याओं से मुक्ति पाने के बाद में अब कुंभा को अपना साम्राज्य विस्तार करना था और इस कड़ी में उसको अपनी दक्षिण पश्चिम की सीमाएं सुरक्षित करने के लिए सिरोही, आबू और बसंतगढ़ के क्षेत्रों को जीतना था। उसने डोडिया नरसिंह को भेजा अपनी सेना लेकर के और उसने इन तीनों क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यह क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये क्षेत्र मेवाड़ और गुजरात के बीच में थे और जो भी इस पर अधिक प्रभाव रखेगा वो गुजरात और मेवाड़ के संघर्ष में विजयी होने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। इसलिए आबू, बसंतगढ़ और सिरोही को जीत लिया और कुंभा ने यहाँ के क्षेत्रों में कई छोटे छोटे किले बना करके, किलों की एक पूरी श्रृंखला बना करके इस पूरी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास किया। जब रणमल की हत्या हो गई तो मेवाड़ में से जोधा भी उस समय जो रणमल का पुत्र था जिसने जोधपुर राज्य की स्थापना की, वो जोधा भी वहीं पर था और जब रणमल की हत्या हुई तो जोधा वहाँ से भाग गया। कुंभा यह नहीं चाहता था कि जोधा जोधपुर में जाकर के वापस मारवाड़ का शासक बन जाए, इसलिए उसने अपने सैनिकों के माध्यम से जोधा का पीछा किया और
जोधा को बीकानेर में जाकर के वहाँ पर एक छोटे से गांव में शरण लेनी पड़ी जोधा को, और जोधा को शासक न बनने दें, इसलिए जोधपुर पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। और लगभग 15 वर्षों तक 1438 ईस्वी में उसकी हत्या हुई और 1400 लेकर 53 ईस्वी तक लगभग 15 वर्षों तक मेवाड़ का अधिकार मारवाड़ पे रहा। और बाद में मारवाड़ है वो कुंभा ने छोड़ दिया और वापस जोधा को मिल गया, और फिर उसने जोधपुर की स्थापना की। उस समय हाड़ौती प्रदेश में बूंदी, जो कि पहले से मेवाड़ का ही एक अधीनस्थ राज्य हुआ करता था, लेकिन वहाँ के शासक ने जब कुछ आनाकानी की तो वहाँ पर अधिकार कर लिया और उस रियासत को खिराज गुजार घोषित कर दिया। खिराज गुजार का मतलब है कि खिराज, जिसको भूमिकर कहा जाता था, खिराज चुकाने के बाद में वो अपना राज्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो इस प्रकार से उसको भी अपना मित्र बना लिया। महाराणा कुंभा के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो मांडू का राज्य था, क्योंकि वहाँ पर एक तो शक्तिशाली शासक महमूद खिलजी था, और महमूद खिलजी को कई मेवाड़ के सरदार वो प्रेरित कर रहे थे मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। उन सैनिकों में से महपा, पवार या चाचा और मेरा के परिजन भी थे। तो महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ। इस सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी पराजित हुआ, और इस पराजय के बाद में महमूद खिलजी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको कैद में डाल दिया गया, और लगभग 6 महीने की कैद में रहने के बाद में कुंभा ने अपनी मां के कहने पर महमूद खिलजी को वापस छोड़ दिया। और 1437 में ही सारंगपुर की विजय के बाद में ही कीर्ति स्तंभ का निर्माण शुरू करवाया, जो विक्रमी संवत 1505 तक आते आते पूरा हो गया। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो 1505 विक्रमी संवत में पूरा हुआ। 1505 विक्रमी संवत का मतलब है 1448 ईस्वी के आसपास ये पूर्ण हो चुका था। तो इस प्रकार से जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण है वो क्यों करवाया था? महमूद खिलजी को पराजित करने के उसकी स्मृति में, उसकी कीर्ति की स्तंभ के रूप में उसने इसकी स्थापना करवाई। अब महमूद खिलजी को जब छोड़ दिया तो वापस वो शांत नहीं बैठा। उसने 1443 ईस्वी में पुनः कुंभलगढ़ को घेरा, और कुंभलगढ़ के अंदर जो मेवाड़ की सेनाएं थे वो अंदर रही, लेकिन पहला जो मोर्चा लिया गया वो मंदिर के बाहर बाण माता का मंदिर है वहाँ पर मोर्चा लिया गया। केवल एक छोटी सी टुकड़ी थी वहाँ रही, और महमूद खिलजी ने जब उस टुकड़ी पर आक्रमण किया तो उन्होंने इस मंदिर को जीत लिया, और इस मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा गया। उनके छोटे छोटे पत्थरों को बाट बना करके कसाईयों को दिए गए, जिसमें गाय का मांस तोला जाने लगा, और कई राजपूतों को उस जो मंदिर के जो मूर्ति थी जो चूने के पत्थर से बनी हुई थी, उस चूने को पान के साथ में मिला करके राजपूतों को ज़बरदस्ती खिलाया गया। और बाद में वो सेना चूँकि कुंभलगढ़ को नहीं जीत सकी, इसलिए वो वापस लौट रही थी। तब कुंभा ने उस पर प्रतिक्रमण करके उस सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया, और महमूद खिलजी वापस मांडू चला गया। 1446 में उसने पुनः आक्रमण किया, और इस बार उसके आक्रमण का केंद्र मांडलगढ़ का किला था, लेकिन वो फिर से विफल रहा। 1456 में उसने पुनः आक्रमण किया। इस प्रकार से जो फरिश्ता या अन्य राजपूत इतिहासकार बताते हैं वो ये कहते हैं कि लगभग 5 आक्रमण महमूद खिलजी ने किए, और 5 आक्रमणों में महमूद खिलजी की पराजय हुई। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मांडू अर्थात मालवा के क्षेत्र पर जितने भी संघर्ष हुए उसमें महाराणा कुंभा हमेशा आगे रहा। दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य था वो मेवाड़ के समीप में गुजरात था, और गुजरात और मेवाड़ के बीच में जो संघर्ष का तात्कालिक कारण था वो नागौर के उत्तराधिकार का संघर्ष था। नागौर में जब शासक की मृत्यु हो गई तो उसने वहाँ पर कुंभा ने शम्स खां को अपना उसका उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। जब कुंभा ने हस्तक्षेप किया तो उस जो निर्वासित राजकुमार थे वो चले गए गुजरात, और उन्होंने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन को बुलाया और उस पर आक्रमण किया। लेकिन इस दौरान जो मांडू का शासक जो पराजित हुआ बैठा था
वो मांडू का शासक गुजरात के शासक के पास गया और दोनों ही मुस्लिम शासकों ने एक संधि की जिसको चंपानेर की संधि कहा जाता है। और दोनों ने इस बाबत संधि की कि हम दोनों मिलकर के मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे और मेवाड़ को जब जीत लेंगे तो आधा आधा भाग बांट लेंगे। लेकिन जब आक्रमण किया तो दोनों सेनाएं एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर सकी, इसलिए वो सेनाएं महाराणा कुंभा को नहीं पराजित कर सकी और अनिर्णित युद्ध के रूप में खत्म हुआ। और महमूद जो 1459 ईस्वी में वापस लौट गया तो फिर गुजरात के शासक को भी आसानी से महाराणा कुंभा ने पराजित कर दिया। तो इस प्रकार से गुजरात के साथ में जो संघर्ष हुआ उसमें भी महाराणा कुंभा है वो विजयी रहा। महाराणा कुंभा की इन राजनीतिक विजयों के अतिरिक्त कुंभा का जो स्थान है इतिहास में वो उसके स्थापत्य और विद्यानुरागी होने के कारण और अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में कुल 84 दुर्ग है जिसमें से 32 किले केवल महाराणा कुंभा ने बनाए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि इतने सारे किले एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाए गए। उन्होंने इस दुर्ग का महत्व समझा और राजस्थान की रक्षा के लिए दुर्गों की एक पंक्ति तैयार कर दी। उसके प्रमुख दुर्गों में बसंतीगढ़ जो सिरोही के पास में स्थित है, मचान का दुर्ग, विराट दुर्ग, ये छोटे छोटे दुर्ग हैं जो एक पंक्ति के रूप में स्थापित किए गए थे। 1509 विक्रमी संवत में उसने अचलगढ़ के किले का निर्माण किया। वहीं भौमट क्षेत्र में जहां भील अधिक रहते थे वहां भीलों पर नियंत्रण करने के लिए भौमट क्षेत्र में किलों का निर्माण किया। लेकिन इन सब के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण जो किला था वो कुंभलगढ़ का किला था, जिसका निर्माण 1443 से लेकर के 1459 तक लगभग 16 वर्षों तक चला। और इन 16 वर्षों में उसने कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। इस दुर्ग में उसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया है, रहवासी मकान बनाए हैं, राजाओं के लिए मकान बनाए जिसको राजप्रासाद कहा जाता है। जब कभी इस पर आक्रमण हो तो पानी की कमी न हो इसलिए जलाशय की व्यवस्था की गई है। और इस पहाड़ी का जहाँ पर ये कुंभलगढ़ दुर्ग बना है उसका सबसे ऊंचा भाग है, वहाँ पर एक भवन बनाया गया है जिसको कटारगढ़ कहा जाता है। ये कटारगढ़ है वो इस पूरे किले की आँख है जहाँ से पूरा जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ देखा जा सकता है, उसके ऊपर निगरानी की जा सकती है। किले की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर मजबूत प्राचीर अर्थात दीवार बनाई गई है और उसके प्रवेश के लिए कई द्वार बनाए गए हैं जो क्रमबद्ध है, एक को पार करने के बाद दूसरे को पार किया जा सकता है। वहीं किले की दीवारों के ऊपर बुर्ज बनाए गए हैं जिससे युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध आक्रमण हो तो वहाँ से सैनिक अच्छी तरीके से मोर्चा ले सकते हैं। यहाँ पर जो राजाओं के महल बने गए हैं वो सादगीपूर्ण अधिक है कि इसमें ज़्यादा सौंदर्य और श्रृंगार नहीं है, क्योंकि यह एक युद्ध राज्य था जहाँ पर युद्ध नियमित होते रहते थे। वहाँ श्रृंगार के बजाय उपयोगिता को अधिक महत्व दिया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर मामादेव का मंदिर है, यज्ञ करने के स्थान बनाए गए हैं और यहाँ के जो 7 द्वार है उनमें से पहला हनुमान पोल कहा जाता है जो कि इस किले का प्रवेश द्वार है। साथ ही महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के किले का नवीनीकरण किया, क्योंकि किला तो पहले से 7वीं शताब्दी में मौर्य वंशी शासक चित्रांगदा मौर्य ने बना दिया था। यहाँ पर इसका नवीनीकरण किया गया। महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करा जिसको हिंदी देवी देवताओं का कोष विश्व कोष कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसने बहुत सारी मूर्तियाँ स्थापित की गई है। यहाँ जो और मंदिर है उनमें से एक कुंभ स्वामी का मंदिर है, मीरा का मंदिर है जिसको एकलिंग का मंदिर भी कहा जाता है। रणकपुर के मंदिर का निर्माण करवाया जो कि एक जैन मंदिर है। इसमें लगभग 1444 खंभे बनाए गए हैं और इस प्रकार से पंक्तिबंद किए गए हैं कि देखने से बड़े मनमोहक लगते हैं। साथ ही कई प्रकार की देवताओं की मूर्तियाँ जो मंदिरों में स्थापित की गई है, कीर्ति स्तंभ में स्थापित की गई है या किलों के अंदर स्थापित की गई है। तो कई प्रकार की मूर्तियों का निर्माण भी महाराणा कुंभा के शासनकाल के दौरान हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि वह स्थापत्य के क्षेत्र में मेवाड़ में महाराणा कुंभा का शासन अपने चरम उत्कर्ष पर था। इसके अलावा महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान व्यक्ति था। उसने स्वयं संगीत में रुचि होने के कारण संगीत में कई ग्रंथ लिखे जिसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा और शूड प्रबंध प्रमुख है। इसने 3 ग्रंथों की स्वयं रचना की। इसके अलावा उसने चंडी शतक एक जो ग्रंथ है उसके ऊपर व्याख्या लिखी है। साथ ही उसने गीत गोविंद ग्रंथ पर एक टीका लिखी जिसका नाम उसने रसिक प्रिय रखा है। तो इस प्रकार से उसने न केवल मौलिक ग्रंथ लिखे बल्कि प्राचीन ग्रंथों पर टीका टिप्पणी और उनकी व्याख्याएं भी
की है। उसका जो लेखन है वो मेवाड़ी भाषा में है, लेकिन उसका कर्नाटकी और महाराष्ट्री भाषा पर भी पूरा अधिकार था। तो वो एक साथ 3 भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति था। उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान व्यक्ति रहते थे, जिनमें सबसे प्रमुख मंडन था, जिसने जो शिल्पकार था और उसने कई प्रकार के मूर्तियां, भवन और किले बनाए। उसने जो पुस्तक लिखी है उसमें देव मूर्ति प्रकरण अर्थात देवताओं की मूर्तियां किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए थी उसका पूरा विधि विधान लिखा है। प्रासाद मंडन यानी महल बनाने का विधि विधान लिखा है। राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र, ये सभी ग्रंथ है वो इस मंडन ने लिखे हैं और ये सभी स्थापत्य से संबंधित ग्रंथ हैं। इसके अलावा मंडन का एक भाई था जिसका नाम नाथा था। नाथा ने एक ग्रंथ लिखा है वास्तु मंजरी, और इसमें वास्तु मंजरी इसमें भी वास्तुकला के बारे में बताया गया है। मंडन का एक पुत्र था गोविंद, उसने भी कलानिधि नामक ग्रंथ लिखा जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा अत्रि और महेश, ये दोनों व्यक्ति जो थे वो भी प्रशस्तिकार थे, अर्थात वो प्रशस्ति या प्रशंसा लिखने वाले लोग थे। इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है। जो कीर्ति स्तंभ बनाया है उसके ऊपर एक अभिलेख लिखा गया है, वो अभिलेख अत्रि और महेश ने लिखा था। एक एकलिंग महात्म्य ये भी एक लेख है। इस लेख की रचना कान्ह व्यास ने की, जो महाराणा कुंभा के दरबार में रहता था। इसके अलावा यहाँ कई जैन मुनि, जिसमें जैन सोम सुंदर या मणि सुंदर, इस प्रकार से बहुत सारे जैन मुनि भी रहा करते थे। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि वह न केवल युद्ध के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योद्धा और विजेता था, बल्कि वह स्थापत्य के क्षेत्र में मेवाड़ को चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाला, मेवाड़ की सुरक्षा को देखने के लिए किलों को पंक्तिबद्ध रूप देने वाला और विभिन्न विद्याओं में प्रवीण और विद्या के विभिन्न पुजारियों का संरक्षक था। इसलिए उसकी कई प्रसिद्ध उपाधियां हैं, जैसे महाराजाधिराज, हाल गुरु, दान गुरु, राजगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुरतान, चाप गुरु। इसमें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि इसको इसलिए मिली गई क्योंकि वो संगीत या नाटक का जानकार था, इसलिए उसको भट्टाचार्य कहा गया, यानी भरत का आचार्य, भट्टाचार्य। इसके अलावा जो हिंदू सुरतान है, इसकी उपाधि इसको इसलिए दी क्योंकि हिंदुओं के राजाओं में सिरमौर हुआ करता था। हाल गुरु जो विद्वानों का संरक्षक है, दान गुरु जो दान करता है, राजगुरु यानी राजाओं का शीर्ष है। तो इस प्रकार से इसकी उपाधियां हैं वो इस समय इसकी महिमा को और इसके उपलब्धियों को दर्शाने वाली है। लेकिन इस महत्वपूर्ण शासक का जो अंत है वो बहुत ही बुरा हुआ और उसके पुत्र उदा ने बताया जाता है कि उसको 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। तो और इस प्रकार से एक गौरवशाली व्यक्ति का अंत हुआ। अगले टॉपिक में हम महाराणा कुंभा के बाद में मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।